हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो क्योंकि डैड सब कुछ बता देते और कहने लगते हैं कि मुझे तो एक ही काम आता है, तब की बनाना, और वही मैं रेस्टोरेंट में बनाता। अगर मेरा रेस्टोरेंट ही वो लोग बंद करवा देते तो हमारा तो खाने पीने का ये रास्ता भी बंद हो जाता है ना। और मैं तो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ कि अपने घर वालों को पाल पाऊँ। चाहे थोड़े से आते हैं पर आते तो है ना। पर अभी भी सो क्योंकि मॉम उन्हें बोलने लगती है तो वो कहते हैं कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, बाद में घर वापिस आता हूँ। ये कहकर वो तो घर से चले गए। तो उनके जाने के बाद उनकी वाइफ भी रोने लग जाती है। तो लोग सुनाकर चुप करवा रहा होता है कि मॉम चुप कर जाए। और सोक्यो अपने डैड के पीछे जाती है। जैसे डैड को आवाज देती है तो उसके डैड उसे देखते साथ ही वहाँ से भागने लगते हैं, यहाँ पर गिर जाते हैं। फौरन से सोक्यो अपने डैड के पास जाती है, उन्हें शूज दे रही होती है और फिर साइड में लेकर बैठ गई थी और कहने लगती है कि डैड क्या हम उन स्कैमर्स के खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो वह कहते हैं कि अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो हम खुद फंसते हैं। वो ये बात बोल देंगे कि इनके खाने में बाल था तो फिर हम क्या कर पाएंगे, रेस्टोरेंट तो सील हो जाएगा ना। अब ये बात सुनकर तो सोक्यो भी चुप हो जाती है और उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं डैड बनने के काबिल नहीं हूँ ना, कभी भी मैं तुम्हें पीछे से खर्चा भी ना भेज पाया। ये सुनते कहने लगती है कि डैड ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार को पैसों से नहीं तोला जाता। मैं तो आप लोगों को पैसे भी नहीं देती, ना ही कुछ कमा रही हूँ, तो क्या मैं आपकी बेटी बनने के लायक नहीं होते। ये सुनते कहने लगते कि नाना तुम हमारी बेटियों कमाओ या ना कमाओ, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो वह कहते हैं कि आपके लिए भी डैड यही सेम बात है, मुझे आपके पैसों से मतलब नहीं है कि आप पैसे देते थे या नहीं देते थे, आप मेरे डैड हो और रहोगे। और घर आकर तो सर पकड़ कर बैठी होती है कि उसे क्या करना चाहिए, किस तरह उस स्कैमर को पकड़ना चाहिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और ना ही ये समझ आ रहा होता है कि वो किस तरह जॉब करे और क्या जॉब करे अपने डैड की हेल्प करवाने के लिए। पर वैसे इसके माइंड में आता है कि सीसीटीवी कैमरा अब इनके रेस्टोरेंट में तो नहीं होता, बट पास में एक ड्राई क्लीनिंग की शॉप होती है, वहीं पर फुटेज लेने के लिए पहुंच जाती है। ड्राई क्लीनिंग वाला तो इसे पहले से जानता होता है और पूछने लगता है कि तुम क्या यहाँ पर कपड़े देने के लिए आई। तो वह कहती है कि नहीं, क्या मुझे आपके कैमरे की वीडियो मिल सकती है। तो ये सुनते हुए कहने लगते हैं कि आज क्या हुआ है, सभी लोग मुझसे कैमरे की वीडियो लेने के लिए आया। तो वह कहती है कि क्या मतलब, और कौन लेने के लिए आया था। तो वो बताते हैं कि मुझसे आगे स्योंग्यो भी लेने के लिए आया था। स्योंगा का सुनते ही वो फौरन से स्योंग्यो को कॉल करती है, पर स्योंग्यो उसकी कॉल को कट कर देता है क्योंकि उसने उस कैमर्स को ढूंढ लिया तो उनके सामने बैठा होता है। अब वो लोग तो इसको सोक्यो के डैड का बेटा समझ रहे होते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं आप लोगों के बाकी के पैसे देने के लिए आया हूँ जो उसने इन्वेलप में रखे हुए थे। वो भी बहुत ज्यादा खुश होकर लेने लगते हैं, पर ये उन्हें कहता है कि एक ही रीजन पर दूंगा, पहले आप लोग मुझे वॉच दिखाएं। तो कहते हैं कि तुम वॉच क्यों देखना चाहते हो। तो कहता है कि आखिर मैंने उस वॉच के पैसे दिए हैं तो मैं महंगी चीज का देखूं भी ना। अब ये लोग भी वॉच दिखाने के लिए तैयार हो जाते हो। जैसे उसे वॉच देते हैं, ये वॉच को काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है, यहाँ तक कि उसके ब्रांड का नेम भी बता रहा था। तो कहता है कि अच्छा तुम्हें इसके ब्रांड का नेम पता है। वैसे ही वो अपने हाथ में पहनी हुई अपनी वॉच दिखाता है कि देखो मेरे पास भी सेम टू सेम ऐसी वॉच है। अब वो लोग तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी वाली वॉच तो फेक थी, जो उसने पहनी हुई थी वो वाली रियल थी। अब ये दोनों वॉचेस का कंपैरिजन कर रहा होता है, अपनी वाली का बताता है कि ये मुझे स्पॉन्सर की गई थी और एक वॉच पहनने के लिए भी दे दी गई थी और शाइनिंग वगैरह उस फेक वाली वॉच की बिल्कुल भी इस वॉच के साथ नहीं मिली होती, यहाँ तक कि सीरियल नंबर भी इसका और उसका सेम नहीं होता। जबकि अगर रियल है तो स्टार्टिंग तो सेम होना चाहिए था ना। वो लोग इससे लड़कर अपनी वॉच वापस लेने लगते हैं, पर ये भी उन लोगों की वीडियो सामने लगा देता है जिसमें ये रेस्टोरेंट में आने से पहले अपनी तैयारी श्यारी कर रहे होते हैं कि हमने अंदर जाकर किस तरह का स्कैम करना है। अपना व्लॉगिंग कैमरा भी स्टार्ट कर दिया था। अब ये लोग इससे भी मान नहीं रहे होते और कहने लगते हैं कि बाल तो हमने नहीं डाला ना, उसका एविडेंस तो कहते हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने, ये बात खुद ही कर दी। तुम इस फुटेज का टाइम देख सकते हो, ये 12 बजने से पहले का टाइम है और तुम लोग रेस्टोरेंट 12 बजे के बाद ही गए होगे, बट वॉच का टाइम देखो ये 11:45 पे ही रुकी हुई है। इसका मतलब वॉच पहले से खराब थी और तुम लोग बाद में रेस्टोरेंट में गए हो। ये सुनते ही उसका दूसरा साथी कहने लगता है कि क्या तुमने इस चीज को नोट नहीं किया था। तो वो कहता है कि मुझे क्या पता था। वैसे वहाँ पर दानो भी आ जाता है जो इन दोनों के लिए रिपोर्टर बनकर आया था। उसे देखकर कहने लगता है कि क्या तुम भी इसके साथ ही। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे बस बताया गया था कि तुम लोगों ने कैसा काम किया, बस तुम लोगों से क्वेश्चन पूछने के लिए आया हूँ ताकि अगले मैगजीन में तुम लोगों का नाम आ पाए। और अपना कार्ड देते हुए उन्हें अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देता। अब वो लोग तो डर जाते और दिखाया जाता है कि दानो ने तो स्योंग्यो के साथ ही इस वीडियो को देखा था और कैमरे की इतनी अच्छी क्वालिटी देखते हुए कहने लगता है कि ये कैमरे की इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे है। तो बताता है कि उसके पास से ड्राई क्लीनिंग के काफी कपड़े चोरी हुए थे, इसी वजह से उसने बहुत ही अच्छा कैमरा लगवाया और आज हमारे पास भी HD में वीडियो है और हमें ये भी देखना होगा कि इनका अकाउंट भी है या नहीं है यूट्यूब पर। इन्होंने बोला था कि हमारा चैनल है और वो भी 100 के प्लस, बट जैसे चैनल सर्च करते हैं तो उसके 100 सब्सक्राइबर भी नहीं होते। अब ये तो इन्हें कंफर्म हो चुका था कि ये कौन आर्टिस्ट है और जैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है तो उसका हाथ पकड़कर हाथ को भी चेक कर लेता और कहने लगता है कि मुझे पता था कि हाथ जला ही नहीं है और तुम लोग हमेशा छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में जाते हो जहाँ पर कोई भी CCTV कैमरा या कुछ भी नहीं होता और तुम लोगों का झूठ ना पकड़ा जाए, पर कौन आर्टिस्ट कभी ना कभी तो पकड़े ही जाते हैं। यहाँ तक कि इस रेस्टोरेंट में भी उनकी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, यहाँ तक कि फेसेस भी आ चुके थे। दूसरे वाला तो स्माइल करने लगता और फिर वैसे ही चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। दानो से पकड़ता तो है पर दानो को धक्का देकर वो दोनों वहाँ से भाग गए थे। अब दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे होते, इसलिए ये दोनों भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते और दोनों के पीछे पीछे भागने लगते हैं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्पीड से भाग रहे होते हैं। स्योंग्यो उसे पकड़ना चाह रहा होता है पर उसकी स्पीड और भी ज्यादा हो गई थी और वो उसे पकड़ नहीं पा रहा होता है, जबकि दानो उसके पीछे तो भाग रहा था पर काफी डिस्टेंस होता है उन दोनों के दरमियान में। पर वो खुद ही आगे जाकर एक पिलर में लग जाता है जिसकी वजह से वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। तब जाकर दानो की जान में जान आती और उसे देखने लगता है कि उठो ना, तुम्हें क्या हो गया है। और इधर दूसरे वाला जो अभी तक स्योंग्यो के हाथ नहीं लगा था वो रोड भी क्रॉस कर
कर जाता और गाड़ी आने लग गई थी, जिसकी वजह से सियोंग्यो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा होता और ये भी दूसरी साइड खड़े होकर बड़ा खुश हो रहा होता है। वैसे ही वहाँ पर सोक्यू की एंट्री होती है, जो आते साथ ही इसे मारने लग जाती है और ये भी सोक्यू को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। अभी उस पे हंसी रहा होता है। वैसे ही सियोंग्यो साइड से आ जाता और फ्लाइंग किक मारते हुए इसे नीचे गिरा देता और फौरन से जाकर सोक्यू को देखने लगता है, क्योंकि उसके नाक से भी खून आ रहा था। ये देखकर वो परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि अपनी टाई भी दे देता है, जो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो कहती है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम्हें टाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे इस पर पैसे लगे हुए हैं। तो कहता है कि पैसों की परवाह नहीं करो और ना ही एक्सपेंसिव की, तुम्हें इससे अपना खून रोकना होगा। ये कहकर उसकी नोज पर अपनी टाई रख देता है और सोक्यू के डैड को भी बता देता है कि हमने दोनों को पकड़ लिया जिसने आपके साथ स्कैम किया था, आप पुलिस स्टेशन में आ जाएं। ये भी जल्दी से कॉल सुनते साथ ही पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं, पर वाइफ उन्हें मारने लग जाती उनकी और कहने लगते हैं कि तुम्हें तंबू की एक आम सी चीज लगती है, कि तुम्हें बस एक ही चीज आती है, बल्कि ये हमारे लिए स्पेशल है। तुम्हें पता है यही स्पेशल डिश बना कर हम अपनी फैमिली को यहाँ तक लेकर आए हैं और तुम इसे आम सी चीज कहते हो। ये हमारे लिए स्पेशल, अगर तुम्हारे लिए ये स्पेशल नहीं है तो इसका मतलब फैमिली भी तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती। तो वो सुनते कहने लगते हैं कि फैमिली तो मेरे सब कुछ है और मैं इसी फैमिली को तो खुश देखना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि यही तो अगर तुम्हारा ड्रीम है तो ड्रीम के लिए हमेशा सब्र करना पड़ता और ड्रीम एक न एक दिन पूरे हो जाते हैं। और उनके गले लग जाते हो तो ये भी रो रहे होते हैं, उनके आंसू को साफ करते हो कहते हैं कि हम दोनों साथ में पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम भी साथ में पुलिस स्टेशन जाओगी। तो कहती है कि हाँ जाहिर सी बात है, हम दोनों साथ साथ रहेंगे हर मुश्किल और आसानी में। और इधर सोक्यू और सियोंग्यो दिखाए जाते जो दोनों ही पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे होते हैं और सोक्यू उससे उसकी टाई के बारे में कहने लगते हैं कि मैं ड्राई क्लीन करवा कर दे दूंगी। तो वो कहता है कि नहीं फेंक देना। तो कहती है कि तुम इतनी एक्सपेंसिव चीज को कैसे फेंकना चाहते हो। तो वो कहता है कि ठीक है जो मर्जी करना। तो वो इसको थैंक्स कहने लगती है कि तुमने डैड के लिए उन स्कैमर्स का अच्छे से पर्दाफाश किया। तो वो कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे डैड कोई अजनबी नहीं है और मैंने उनके लिए दिल से खुश होकर काम किया है। तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। अब इसकी इस बात से वो चुप हो जाता है और कहने लगता है कि हम पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। तो वो कहती है कि तुम पहले तो कभी भी इस तरह का बिहेव नहीं करते थे। तो वो कहता है कि पहले हम बच्चे थे और अब हम 30+ हो चुके हैं, तो इसका मतलब हमें अपनी आदतों को भी बदल लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कि कभी भी मुझे तुम्हारे घर आने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। पर वो कहता है कि तुम्हारी भी एक लाइफ है और मेरी भी एक लाइफ है, हमें एक दूसरे की लाइफ की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कहकर वो चला जाता और उसके जाने के बाद सोक्यू बिल्कुल बेचैन सी होती, उसे तो नींद भी नहीं आ रही होती और विंडो वगैरह भी उठकर बंद कर देती और बंद करके वापिस से लेट गई थी, पर फिर भी टांगे वगैरह मारी होती। और इधर दूसरी तरफ सियोंग्यो को भी नींद नहीं आ रही थी, वो भी विंडो से जब आई देखता है तो देखता है कि उसकी विंडो तो बंद है। ये देखकर वहीं पर सेट खड़ा होता है और सोक्यू जो अपनी सेकंड क्लास में जाती है तो टीचर उनसे कहती है कि आप लोगों ने एक डिश बनानी है और उस डिश को बनाने के लिए आपने किसी के बारे में सोचना है कि आप किसके लिए डिश बनाना चाह रहे हो, क्योंकि अगर आप सोच कर बनाओ तो खाने में जायका ज्यादा आता है। अब ये भी डिश बनाने लग जाती और असल में इसने ये डिश किसी और के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि ये खाना सियोंग्यो के लिए बनाया था। सियोंग्यो तो उसे देखते साथ ही डर जाता है, तो वो एज अ थैंक्स उसको ये दे रही होती। तो वो कहता है कि मुझे क्यों। तो बताती है कि ये पहली डिश मैंने अपनी क्लास में बनाई है और मैंने ये तुम्हारे लिए बनाई है। तो पूछे लगता है कि मेरे लिए क्यों। तो बताती है कि ये वो पहला खाना था जो तुमने कोरियन फूड खाया था। और दिखाया जाता है कि बचपन में सियोंग्यो कुछ भी नहीं खा रहा होता और सोक्यू उसके पास में बैठी होती है और उसकी मॉम भी परेशान हो रही होती है कि मैं फ्रेंच खाने इसके लिए कहाँ से बनाऊं। और उसकी मॉम भी यहाँ पर नहीं होती, इसलिए उनसे कॉल पर बात कर रही होती है कि मैं क्या करूँ, आपका बेटा कुछ भी नहीं खा रहा कोरियन। अब ये भी अपनी मॉम की बातों को सुनने के बाद जो भी उसकी मॉम ने बनाया हुआ था वो लेकर सियोंग्यो के पास आ जाती है और उसे देने लगती है, पर वो साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं खाना। तो ये भी उसको बुक पे रेनबो बनी दिखाकर यही वाला सैंडविच दिखाते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल रेनबो की तरह है ना। अब रेनबो का सुनते ही वो सोक्यू के हाथ से खा लेता और खुद भी सोक्यू खाने लगते हैं। ये देखते ही सोक्यू की मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि आज उसने अपना पहला कोरियन खाना खा लिया है और यही सैंडविच वो उसके लिए आज भी बनाकर लेकर आई थी। तो वह कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से बचपन की यादें याद है। तो वह कहती है कि हाँ बस बनाते हुए याद आ गया कि तुमने पहली चीज क्या खाई थी। तो वह कहने लगता है कि बचपन की जो भी सब चीजें हैं वो सब तुम्हारे लिए एक मेमोरीज की तरह और कुछ भी नहीं। तो वो उसे पूछती है कि तुम मुझसे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो वह कहता है कि तुम मुझे पागल कर दोगी, प्लीज मेरे सामने मत आया करो, मैं तुम्हें देखते हुए बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और सोक्यू को तो समझ ही नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला। पर बाद में उसे ये रियलाइज होता है कि मुझे सोक्यू के बारे में सब कुछ पता है, उसने पहली बार क्या खाया था, पहला कौन सा बनाना शेक उसने पिया था और सबसे पहले स्विमिंग करना भी उसने स्टार्ट किया था। और जब वो फ्रांस से आया था तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया था क्योंकि छुट्टियों के बाद आया था और इसे वो वाला दिन भी याद था। और फिर एक दिन तीनों दोस्त जब बैठे होते हैं तो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं क्योंकि डेयर और टूथ वाली गेम चल रही होती है। मॉम इससे पूछती है कि तुम्हारा फर्स्ट लव कौन है, तुम किससे लाइक करते हो। अब ये तो आंस देने की जगह ड्रिंक कर लेता है। ये देखकर तो सोक्यू कहने लगती है कि ये तो गलत बात है, तुम्हें बताना चाहिए कि तुम किसको लाइक करते हो, तुम्हारा पहला प्यार कौन है। पर वो ये बात नहीं बता रहा होता, पर मॉम को तो पता होता है कि ये किसे लाइक करता है। वो तो बस इस सारे सीन को एंजॉय कर रही थी। अब ये भी इसके पीछे भागते हुए इसके पास आती है, पर वो इसको देख कर भी नहीं रुक रहा होता। तो ये भी उसके पीछे अपना शूज उतार कर मारती है और कहती है कि मेरी एक बात का आंस दो, तुम्हारी फर्स्ट लव कौन थी, तुमने उसके बारे में मुझे कभी भी नहीं बताया। उसकी ये बात सुनकर तो सियोंग्यो उसे देखने लगता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट 8 सितंबर संडे को आएगा। देखते हैं कि वो इसको बता पाएगा कि उसकी फर्स्ट लव कोई और नहीं थी बल्कि सोक्यू खुद थी। और मिलते हैं 8 सितंबर को। ओके बाय बाय।